दरक रही है चट्टानें, पर्वत में पड़ी दरारें, आसमान से बूंद नहीं अब बरसेंगे अंगारे। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और करीब 10 दिनों के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। इसके पीछे कुछ वजह है जो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं उस फैसले की जिसने भारत के पूर्व सीजेआई और वर्तमान सीजेआई दोनों को ही कानून की सही तरीके से व्याख्या करके समझा दिया है कि कैसे न्याय करना चाहिए। मामला जुड़ा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले से, और इस मामले में सबसे ज्यादा विवादास्पद बयान जिस व्यक्ति ने दिए उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी आसानी से छोड़ दिया था। लेकिन अब उसी व्यक्ति के उन जहरीले बयानों पर मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस एस श्रीमती ने जो ऑर्डर दिया है वो आप सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। हालांकि खबर आप लोगों को ये कुछ पुरानी लग सकती है, लेकिन हम चूंकि छुट्टी पर थे तो ये खबर विस्तार के साथ शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं। मामला है भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल्स के जो हेड है अमित मालवीय, उनसे जुड़ी हुई इस एक याचिका का। और उस याचिका में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए जस्टिस एस श्रीमती ने जो कुछ कहा है वो निश्चित तौर पर उनके साहस को दिखाता है, और ये दिखाता है कि मद्रास हाईकोर्ट वास्तव में बदल चुका है और वहां ज्यादातर जो जज हैं वो किसी से डरते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्याय करते हैं। क्योंकि जो इस पूरे मामले का विलेन है मद्रास हाईकोर्ट ने उसको साफ तौर पर विलेन घोषित कर दिया है। यानी कि एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग राहत दे दी थी, उसके मामले को टाल दिया था ये कहकर कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा है वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है। और उसके पीछे वजह यह थी कि वहां पर वकालत कर रहे थे सिंघवी और सिब्बल जैसे वकील। लेकिन जस्टिस एस श्रीमती ने साफ कह दिया है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ भी कहा है वो साफ तौर पर एक हेट स्पीच थी, और ये हेट स्पीच साफ तरीके से सनातनियों के नरसंहार की बात करती है, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा था कि सनातन को मिटाना जरूरी है। और इसके लिए उदयनिधि ने एक तमिल के शब्द का इस्तेमाल किया था, उजिप्पु करके ये शब्द होता है। इसको जस्टिस श्रीमती ने कहा कि इस शब्द का मतलब होता है मिटाना, और मिटाने का मतलब होता है नरसंहार करना। इसलिए जिन कोर्ट्स ने उदयनिधि को राहत दी उन पर भी सवाल साफ तौर पर जस्टिस एस श्रीमती ने उठा दिया। तो साफ तरीके से आप समझ लीजिए कि पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई और वर्तमान के जो सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनके पुराने फैसलों पर भी अब सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि इस फैसले की व्याख्या अगर की जाए तो यह मामला नुपुर शर्मा के केस से भी जुड़ा हुआ लगता है। नुपुर शर्मा के केस में जो कुछ हुआ था वही यहां अमित मालवीय के साथ करने की कोशिश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, और उस बात को खारिज कर दिया है जस्टिस श्रीमती ने। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इस बात की शुरुआत की, जिसने हेट स्पीच दी, उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर स्टेट पुलिस या दूसरे किसी व्यक्ति ने तमिलनाडु में नहीं की है। लेकिन उस व्यक्ति की हेट स्पीच पर जो रिएक्शन दिया गया, जो एक विक्टिम के तौर पर एक सनातनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके खिलाफ आप एफआईआर करके उसको जेल में डालना चाहते हैं। और इस तरीके से जस्टिस श्रीमती ने अमित मालवीय के मामले में जो भी धाराएं लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया। अब इस मामले को आप नुपुर शर्मा के मामले से जोड़कर देखिए।
उस समय नुपुर शर्मा के मामले की सुनवाई की थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की खंडपीठ ने, और इस पीठ ने उन व्यक्तियों पर कोई सवाल नहीं उठाया था, उनके बारे में कुछ नहीं कहा था, जिनकी वजह से प्रवोक होकर नुपुर शर्मा ने कुछ कुरान की आयतों या फिर हदीसों का हवाला देते हुए कुछ बातें कही थी। उस खंडपीठ ने साफ तौर पर जो कुछ भी हंगामा या दंगा करने की कोशिश की गई थी, सर तन से जुदा के जो नारे लगाए गए थे, उन लोगों पर भी बहुत ज्यादा सख्त टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने नुपुर शर्मा को ही उस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। और इसी दौरान एक दर्जी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, उसका वीडियो बनाया गया था। दुखद तो यह है कि आज तक उसके हत्यारों को सजा भी नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जस्टिस बी.आर. गवई उस समय सीजेआई हुआ करते थे जब उदयनिधि स्टालिन ने यह सब कुछ कहा था, उसका मामला सामने आया था। लेकिन वो भी कभी ये हिम्मत नहीं दिखा सके थे कि उदयनिधि स्टालिन के बयान को हेट स्पीच घोषित कर सके। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो वजह थी सिब्बल और सिंघवी जैसे वकीलों के आगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या वहां के सीजेआई हो, उनकी बहुत ज्यादा नहीं चलती है। दूसरी वजह थी उस अपीसमेंट की पॉलिटिक्स से प्रभावित होना, जो साफ तौर पर ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को राहत देने की बात करती है जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन को डेंगू बताते हैं, सनातन को कोरोना वायरस बताते हैं और सनातन को मिटा देना चाहते हैं। जस्टिस श्रीमती ने यह भी कहा कि यह कोशिश नई नहीं है, बल्कि पिछले 100 सालों से, जब से त्रिवेंद्र कलगम है या डीएमके है, तब से यह कोशिशें की जा रही हैं कि इस सनातनी परंपरा को, सनातनियों को मिटा दिया जाए। और यहां पर उदयनिधि की तरफ से या सरकार की तरफ से जो वकील था, उसने भी ये कहने की कोशिश की कि महात्मा गांधी से लेकर दूसरे कई नेताओं ने भी इस तरीके की बातें की हैं, तो इस वजह से उदयनिधि की जो स्पीच है उसको हेट स्पीच न माना जाए, क्योंकि उदयनिधि ने सनातन को मिटाने की बात नहीं की है, बल्कि सनातन की बुराइयों को मिटाने की बात की है। इस सब को साफ तौर पर क्लियर कर दिया जस्टिस श्रीमती ने, और उन्होंने कहा कि हमें समझाइए मत कि उसने क्या कहा है। उदयनिधि ने जो कुछ कहा है वो हेट स्पीच है और इसके खिलाफ एफआईआर होनी ही चाहिए थी। हालांकि दूसरे स्टेट्स में एफआईआर हुई है, लेकिन कोर्ट्स द्वारा उस मामले में जो रवैया अपनाया गया वो भी गलत था। यहां पर जस्टिस श्रीमती ने सुप्रीम कोर्ट का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन साफ तौर पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से राहत दी गई उदयनिधि स्टालिन को, उसी पर सवाल उठाया गया है। ये सब इसलिए हो पा रहा है, आज देश की जनता जाग रही है, जनता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है और कुछ लीगल क्रिटिक्स खुलकर साहस दिखाते हुए उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं और उन फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं जो अवैध रूप से दिए जा रहे हैं या असंवैधानिक तरीके से कानूनों की मनमानी व्याख्या करके दिए जा रहे हैं। और ये चीजें जजों तक भी पहुंच रही है। यही वजह है कि चाहे जस्टिस श्रीमती हो या जस्टिस स्वामीनाथन हो या दूसरे वो जज हो, जो खुलकर अब न्यायपूर्ण फैसले देने से हिचकिचा नहीं रहे। यहां गौर करने वाली बात एक और है कि ये जो फैसला है आया तो अभी चंद दिन पहले है, लेकिन इसको रिजर्व कर लिया गया था 22 सितंबर को, यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई के सीजेआई रहते हुए ही ये फैसला लिया था जस्टिस एस श्रीमती ने। इसलिए उनकी इस हिम्मत और साहस की हमें प्रशंसा करनी ही चाहिए। जैसे सूर्यकांत के रहते हुए तो कई सारे अच्छे फैसले हाईकोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के सीजेआई रहते हुए इस तरीके का फैसला लेना बड़ी हिम्मत वाली बात थी।
हालांकि इस फैसले में साफ तौर पर जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत के फैसले के दौरान जो टिप्पणियां की गई थी उस पर ही अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़ा कर दिया है जस्टिस महोदया ने। और ये इस बात का प्रतीक है कि आज देश की जनता अगर जजों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, देश में जुडिशरी के खिलाफ जो एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे हाई कोर्ट्स के जजों के अंदर भी एक हिम्मत पैदा हो रही है और वो साहसपूर्ण तरीके से न्यायपूर्ण फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पारदीवाला के फैसले की आलोचना उस समय भी बहुत सारे रिटायर्ड जजों ने की थी और उन टिप्पणियों को न केवल अनावश्यक बताया था बल्कि उन टिप्पणियों को खेदपूर्ण भी कहा गया था, क्योंकि उस टिप्पणियों की वजह से ही नुपुर शर्मा अब तक एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। नुपुर शर्मा की जान को खतरा पैदा हो गया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, लेकिन उन नारों के लिए उन दोनों जजों ने, जिनमें से एक जज अब सीजेआई है और दूसरे जज आने वाले भविष्य में सीजेआई बनने वाले हैं, उन दोनों ने जिस तरीके से सारे के सारे हंगामे के लिए नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सर तन से जुदा के नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। क्या वो डरे हुए थे? अगर वो डरे हुए थे तो यहां पर जस्टिस श्रीमती ने जो कहा है वो वास्तव में डर को जीतने वाली बात है। तमिलनाडु में सरकार भी उस पार्टी की है जो इस तरीके की बातें करती है। उसके बावजूद अगर इस एक महिला जज उस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को ही दोषी ठहराना अगर सही कहती हैं, वो कहती हैं कि वो दोषी है, जो कि कानूनन दोषी ही है, तो ये वास्तव में साहस का काम है। और ऐसे फैसलों के पब्लिक के सामने आने के बाद में दूसरे न्यायाधीशों को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे फैसले उन्हें भी देने चाहिए। अब न जनता को डरने की जरूरत है, न न्यायाधीशों को डरने की जरूरत है, क्योंकि देश में जागरूकता आ रही है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कानून के खिलाफ जाकर देश के अंदर देश के रहने वालों को मिटाने की बात करता है, और अगर कोई कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको हेट स्पीच नहीं मानता, तो ये कितना शर्मनाक है, ये इस फैसले से साफ तौर पर पता चलता है। हालांकि जस्टिस श्रीमती ने शब्दों को उसी तरीके से रखा है जैसा कि फैसले में रखा जा सकता है, लेकिन इनके पीछे जो एक भावना है वो साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस BR गवई, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको कानून का सबक सिखाने वाली है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो फैसला जस्टिस श्रीमती ले सकती है, वो फैसला लेने में वो लोग क्यों डरे हुए थे या फिर हिचकिचा रहे थे। इस फैसले के बाद अगर स्टालिन जैसी कोई टिप्पणी करता है तो उसको हेट स्पीच ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वो हेट स्पीच के ही दायरे में आती है। वकीलों के कुतर्कों के आधार पर अगर कोई कोर्ट ऐसी स्पीच को, जो साफ तौर पर लोगों को मिटाने की बात कर रहा है, उसको हेट स्पीच नहीं मानती है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानती है, तो ये साफ तौर पर उन जजों की योग्यता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिस तरीके से एक प्रश्न चिन्ह अब मद्रास हाई कोर्ट ने उठा दिया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम क्यों पिछले 10 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया, उसकी वजह यह है कि हम छुट्टी पर थे, हम राष्ट्र भ्रमण के लिए गए हुए थे। कई जजों से, कई वकीलों से जो हम एक मुहिम चला रहे हैं, उसके संदर्भ में हमने बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान क्या हुआ वो हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।